नमस्कार, सबका स्वागत है केपीएस प्री फाउंडेशनल कोर्स के एनसीईआरटी ज्योग्राफी सब्जेक्ट में। आज है हमारा डे 10 लेक्चर 9 का पार्ट 1। हमारी एनसीईआरटी पॉलिटी खत्म हो चुकी है, उसकी सारी जिस्ट हमने पूरी कर ली है। अब अगले जो 2 दिन है, डे 10 और डे 11, इंडियन ज्योग्राफी और उसके बाद ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बेसिक्स भी पढ़ सकें। ये शुरू करने से पहले एक ज्योग्राफी का एक और कंसेप्ट जो अभी रहता था वो है रॉक साइकिल, जो हमने यहाँ पे अभी पूरा करना है। देखो, जो रॉक साइकिल है, रॉक साइकिल अपने आप में इस चीज को बोला जाता है कि किस तरीके से आपके जो रॉक्स हैं वो आपस में फॉर्म्स चेंज करते हैं। आपके अपने आप में 3 टाइप के रॉक्स होते हैं। आपके इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो आपके इग्नियस रॉक्स हैं, इन्हें प्राइमरी रॉक्स भी बोला जाता है। कभी पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए कि इन तीनों में से किन्हें प्राइमरी रॉक्स बोला जाता है, तो इसका आंसर हमेशा इग्नियस रॉक्स होगा। इसका रीजन क्या है? देखो, हमने टेक्टोनिक प्लेट के चैप्टर में पढ़ा था, जब आपके टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में आके टकराती हैं, ठीक है, या टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो ये जो आपके अर्थ का मोशन हो रहा है, इसके कारण जगह जगह से, आपके कई जगहों से जहाँ पे भी ओपनिंग बनेगी, डाइवर्जेंट प्लेट बनेगी, यहाँ से लावा बाहर निकल के आएगा। जो पत्थर लावा के जम जाने से बनते हैं, उसके ठंडे होने से बनते हैं, उन सबको ही इग्नियस रॉक्स कहते हैं। तो बेसिकली जब भी आपका लावा, ये नीचे मैंने लावा के बारे में लिखा हुआ है, ये मैं रब कर दूं अब, साथ साथ यहाँ पे मैं आपके बनाता जाऊंगा। ये जो आपका लावा है, लावा जब भी इग्नियस रॉक्स में तब्दील होगा, बेसिकली लावा आपका सारा पिघला हुआ है, तो अभी इसके अंदर जब सारी की सारी हीट निकल रही है, तब ये लावा है। ठीक है, एक फ़र्क पहले भी मैंने आपको बताया, यहाँ पे दोबारा नोटिस करवा दूँ, लावा और मैग्मा में क्या फ़र्क होता है? मैग्मा तब कहते हैं जब वो अर्थ के अंदर ही होता है, अभी इसके ऊपर आ गया, वो लावा बन गया। ठीक है? चीज़ सेम है, बस जगह पे डिपेंड करता है। अब देखो, जब ये लावा आपका कूल हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा, तब वो आपका पत्थर बनने लग जाएँगे। कौन से पत्थर बनेंगे? इग्नियस रॉक्स। अब अपने आप में इग्नियस रॉक्स भी 2 टाइप के होते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इंट्रूसिव का मतलब होता है अर्थ के अंदर ही, इनसाइड, इनसाइड अर्थ सरफेस, यहाँ पे पूरा लिख लेना। और ये ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 2 टाइप के इग्नियस रॉक्स बन जाते हैं। देखो, ये इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव होते गए हैं। अब देखो, मैग्मा 2 जगह पे ड्राई अप हो सकता है। ये मैं पहले दूसरे पेन से बना देता हूँ ताकि मैग्मा को मैं लाल रंग दे सकूं। अगर ये आपकी 2 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, एक प्लेट ये रही और एक प्लेट ये रही, अगर ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो ये आपस में गैप क्रिएट करेंगी। जब ये गैप क्रिएट करेंगी, इनमें से आपका मैग्मा बाहर लावा बन के निकलने लगेगा। ये जो लावा जो बाहर निकल आया, धरती से बाहर निकल आया, चाहे वो समुंदर के अंदर निकल रहा हो, चाहे अर्थ सरफेस जहाँ पे हम रहते हैं यहाँ पे निकल रहा हो, तो यहाँ पे अगर ये निकलेगा तो इसे हम रेफर करेंगे एक्सट्रूसिव, कि ये बाहर आ गया। ठीक है, अगर ये ऊपर बाहर आ गया। पर अर्थ के अंदर क्या हो रहा होता है? अर्थ के अंदर ये जो पूरी पाइप बनी हुई है, कई बार इसके साइड साइड पे यहाँ पे भी ये ड्राई अप होना शुरू हो जाता है, साथ साथ में ये ड्राई अप होके यहाँ पे साथ में स्टिक होने लग जाता है। पर ये अभी सरफेस से बाहर इस तरीके के आपके पत्थरों को इंट्रूसिव रॉक्स कह देते हैं। ठीक है, इस तरीके के पत्थरों को हम आपके इंट्रूसिव रॉक्स कह देते हैं। तो इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव में ये फर्क है। अब ये जो आपके पत्थर हैं, अब इन पत्थरों से आगे बढ़ने से पहले अलग अलग चीजों को समझ लें। सेडिमेंट्स क्या होते हैं? पहले
जो जो पत्थर जहाँ पे कनेक्ट होते हैं उन्हें पहले कनेक्ट कर लें, फिर हम आगे बात करेंगे। देखो सेडिमेंट्स होता है किसी भी चीज़ के रिमेन्स, जैसे जो आपकी मिट्टी हो गई। अब मिट्टी तो देखो जब भी आपकी हवा चलती है, पानी चलता है, देखो अलग-अलग पत्थरों से मिट्टी किसी भी पत्थर से आ सकती है, ठीक है? मिट्टी आपकी इग्नियस रॉक से भी आ सकती है, मेटामॉर्फिक से भी आ सकती है, इनमें भी अलग-अलग टाइप के, तो हर पत्थर की अपनी खुद की कॉम्पोज़िशन है, अपने खुद के मिनरल्स हैं, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, इनमें भी अलग-अलग पत्थर हैं। तो मिट्टी तो किसी भी चीज़ की बनी हो सकती है। पर अपने आप में जब भी देखो हवा चलती है, हम कहीं पे भी लेट्स सपोज़ आज हम कहीं पे सफाई करना बंद कर दें, आप देखोगे वहाँ पे मिट्टी उड़-उड़ के एक लेयर बनाएगी, फिर कभी और कोई लेयर बनाती है, फिर कोई और कोई लेयर बनाती है। ये जो लेयर्स बनती जाती है ना देखो, इसमें क्या होगा यहाँ बनाता हूँ। एक लेयर चली, यहाँ पे मिट्टी ने एक लेयर बनाई, फिर कभी दोबारा मिट्टी मतलब हवा चलती जा रही है, ये हज़ारों सालों में ऐसे बहुत सारी लेयर्स में ऐसे पूरी की पूरी एक ऐसे परत खड़ी कर देगी, ठीक है? हम इसके बाद जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री का, उसके अंदर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बारे पढ़ेंगे। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ना, वो एक्चुअली हमें ज़मीन के नीचे दफ़न मिली है। उसके दफ़न होने का जो कारण है वो यही है क्योंकि इंडस वैली के जब शहर खाली हो गए थे, देखो आज भी अगर हम अपने शहरों को खाली करके चले जाएँगे ना और आज से हज़ारों सालों बाद उन शहरों को ढूँढने की कोशिश करेंगे, वो शहर मिलेंगे ही नहीं। क्योंकि या तो बिल्डिंग्स टूट-टूट के अपने आप में छोटी हो जाएँगी और दूसरी साइड पे मिट्टी उठ-उठ के वो सारी जगह को भर देगी। हम ऐसा भी हो सकता है कि आज भी बहुत सारी जगहें ऐसी हों, जो हमें पुरानी सिविलाइज़ेशंस उनके घर मिले ही ना हों क्योंकि उसके ऊपर नई मिट्टी ने लेयर बना ली। अब इसी के अंदर देखो सेडिमेंट्स में और भी चीज़ें क्या होती हैं, लगातार जब भी हवा चलती है इसके अंदर पत्ते भी हो सकते हैं आपके, ठीक है? आप हरे रंग से बनाते हैं ताकि आइडेंटिफ़ाई हो सके, ठीक है? कोई पत्ते, कोई पेड़ गिरा हो, वो सब कुछ भी उसी के ऊपर भी लेयर बनती जाएगी। अब उसे मिट्टी अलग से फ़िल्टर आउट तो नहीं कर रही है। और आपके क्योंकि एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के अंदर आपके जानवर भी मरते रहते हैं, तो कोई शायद जानवर भी मर गया हो, उसके फॉसिल्स भी ऐसे ही पड़े हों। तो इस तरीके से जब एक के ऊपर एक लेयर ऐसी बन जाती है, इन्हें कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ये पत्थर अपने आप में लेयर्ड होते हैं, इनकी लेयर्स बनी होती हैं और ये सारे पत्थर एक जैसा नहीं दिखता होता। देखो होमोजेनस तो सारा पिघल पिघल के जमा होता है, सॉरी इग्नियस जो है वो सारा का सारा एक साथ पिघल के जमा होता है। इसी कारण इस पत्थर को हम होमोजेनस कह सकते हैं। ये सारा का सारा एक जैसा ही दिखता है अपनी कॉम्पोजिशन में। क्योंकि यहाँ पे हर मिट्टी की लेयर अलग-अलग टाइप से बनी हो सकती है, उनके अंदर अलग-अलग कंपाउंड हो सकते हैं। जो आपके सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, ये आपके हेटेरोजेनस होते हैं अपने आप में। यानी कि इनके अंदर अलग-अलग प्रकार हो सकते हैं। हेटेरोजेनस का मतलब होता है अलग-अलग लेयर्स आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो कि अच्छा ये अलग कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड है। यहाँ पे ये सारे के सारे आपस में मिक्स हो चुके होते हैं क्योंकि एक ही लावा सारा जल के सब कुछ ही पिघला चुका होता है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल एक जैसा दिखने वाला पत्थर होता है, इसीलिए इसे होमोजेनस कह देते हैं। तो जब भी आपके अब इस साइकिल को आगे पूरा करूँ मैं, इस साइड से इस साइड को कनेक्ट करूँ। जब भी आपके किसी भी पत्थर के सेडिमेंट्स के साथ इरोजन होगी और इरोजन चलो पहले हो जाएगी। इरोजन के बाद जहाँ पे भी इनकी सेटलमेंट होगी, ठीक है? सेटलमेंट कह लो या डिपोज़िशन कह लो, जहाँ पे भी जाके ये गिरेंगे, वहाँ पे जाके हम कहेंगे कि हाँ, इन्होंने लेयर बना ली है। जहाँ पे मिट्टी जाके गिरेगी, इसके साथ पत्ते जाके गिरेंगे, तो ये सारी चीज़। अगली चीज़ जो आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में बताने वाली है, ये जो रॉक्स होते हैं, इनके अंदर आपके फॉसिल्स भी मिलते हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स रिमेन्स होते हैं, जितने भी आपके एनिमल्स हैं, इनके जो रिमेन्स होते हैं। तो क्योंकि जानवर इन्हीं लेयर्स के अंदर मर चुके होते हैं, उनका कई बारी हमें रिमाइंडर जो थोड़ा बहुत मिलता है, हड्डियाँ मिल जाती हैं, कुछ भी, वो बाकी 2 टाइप के रॉक्स में नहीं मिलता, वो सिर्फ़ सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है। तो अगर आपको कभी पेपर में आ जाए कि कौन से रॉक्स में फॉसिल मिलते हैं, उसका आंसर हमेशा सेडिमेंट्री होगा। कौन से रॉक्स आपके लेयर्ड होते हैं, उसका आंसर सेडिमेंट्री होगा। कौन से रॉक्स आपके हेटेरोजेनस होते हैं, उसका आंसर सेडिमेंट्री होगा।
अब इससे आगे बढ़ते हुए मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनते हैं? देखो, अगर कभी भी चाहे आपके सेडिमेंट्री रॉक्स, चाहे आपके इग्नियस रॉक्स अर्थ के कहीं ऐसे हिस्से में आके फंस गए, मतलब यहाँ ऊपर लेट्स सपोज आपके सेडिमेंट्री रॉक्स जैसे ऊपर को बने थे, पर उसके ऊपर भी लगातार लेयर बनती जा रही है, ये आपके पत्थर जो हैं यहाँ नीचे दबने शुरू हो गए। अब अगर ये नीचे को अर्थ सरफेस में धीरे धीरे नीचे को सिंक करते जा रहे हैं, इसके ऊपर और लेयर बनती जा रही हैं, तो जैसे जैसे ये नीचे दबता जाएगा, इसके ऊपर एक तो वेट बढ़ता जा रहा है, यानी कि इसके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। दूसरी साइड पे नीचे अब आपकी एस्टीनोस्फेयर की लेयर अभी दूर है, पर उसकी गर्मी तो ये पत्थरों के थ्रू थोड़ी थोड़ी आ रही होगी ना, मतलब पास ऑन हो रही होगी। इसके कारण इसे हीट एंड प्रेशर दोनों चीजें मिल रही हैं, जिसके कारण ये पत्थर अपने आप में बहुत ज्यादा कंप्रेस, पत्थर पिघलेंगे, पर क्योंकि ऊपर वेट इतना पड़ रहा है तो ये दबाए भी आसानी से जाएंगे। तो कभी भी पत्थर के ऊपर आपके हीट एंड प्रेशर लगेगा, वो पत्थर आपका मेटामॉर्फिक में बन जाएगा। बस मेटामॉर्फिक में अगर सेडिमेंट्री रॉक्स भी चाहे चेंज होते हैं, चाहे इग्निस भी होते हैं, इनके अंदर भी हमें लेयर्स दिखाई देती हैं, क्योंकि वेट के कारण ये दब रहे हैं। ठीक है, पर ये जो लेयर्स हैं, ये लेयर्स क्लियर नहीं होती। इसी कारण ये भी एक होमोजेनस पत्थर ही बनाते हैं, जो मतलब सारी लेयर्स एक जैसी दिखती हैं, पर उनके अंदर लाइंस दिखती हैं, ऐसी सी लाइंस दिखने लग जाती हैं। ये लाइंस, ये कभी ना कभी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा वेट लगा होगा, ऐसे मतलब एग्जैक्टली ये फोटोज की नहीं है, पर दिखाने के लिए कि ऐसी सी लाइंस हमें दिखनी शुरू हो जाती है। ठीक है, ऐसी लाइंस यहाँ पे भी दिखती हैं सेडिमेंट्री में, पर ये क्लियर लाइंस होती हैं, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंशिएट कर रही होती हैं कि हाँ ये लेयर अलग है, ये लेयर अलग है, क्योंकि जब जब मिट्टी चली होगी, जब जब डिपॉजिट हुए होंगे, तब तब वो लेयर बनी होगी। यहाँ पे ये सारे के सारे मिक्स हो जाते हैं, इस कारण इन्हें होमोजेनस कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका सारा का सारा साइकिल बनता है। अब अगर ये मेटामॉर्फिक और नीचे दफन होता गया, धीरे धीरे ये पिघलना शुरू हो जाएगा, जब ये एस्टीनोस्फेयर के साथ मिल जाएगा। तो अगर इस पत्थर की मेल्टिंग हो जाती है, ठीक है, तो ये लावा बन जाएगा, लावा से इग्नियस। अगर इग्नियस जैसे कोई भी आपके इंट्रूसिव हो चाहे एक्सट्रूसिव हो, अगर वो अर्थ सरफेस में, चाहे बने अर्थ सरफेस के अंदर हो, पर बाद में अर्थ सरफेस से बाहर ऐसे निकल आए हैं, सरफेस टूट गई थी यहाँ से कहीं से, और ये पत्थर बाहर दिखने लग गया है। अगर ये पत्थर बाहर दिखने लग गया, यहाँ पे भी तो हवा और पानी दोनों इसकी इरोजन कर रहे होंगे। अगर वो इसके लगातार तोड़ते जा रहे हैं, तो यही है एक तरह से इसकी इरोजन होती जा रही है। कभी भी किसी भी पत्थर की इरोजन हो जाएगी, वो सेडिमेंट्स बन जाएंगे, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक्स। कभी भी पत्थर आपके अर्थ के अंदर ज्यादा दब जाएंगे, हीट और प्रेशर में आ जाएंगे, वो मेटामॉर्फिक में चले जाएंगे। और अगर कोई भी पत्थर आपका मेल्ट होने लगा, वो लावा बन जाएगा, लावा से इग्नियस। तो ये पूरा का पूरा रॉक साइकिल होता है, जो हमें समझना ज़रूरी होता है, किस तरीके से एक टाइप से पत्थर दूसरे टाइप के पत्थरों में बनते हैं। इग्नियस, फिर से बता दूं, ये प्राइमरी रॉक्स थे, जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा था। ठीक है, ये इस तरीके से सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब आपको मैं यहाँ पे एक काम दे रहा हूँ, आपको नेट पे सर्च करो, चाहे अलग अलग बुक्स में सर्च करो, आपको इनके एग्जाम्पल्स लिख के रखने हैं। जैसे लाइमस्टोन इनमें से किसका एग्जाम्पल है, मार्बल किसका एग्जाम्पल है, स्लेट किसका एग्जाम्पल है, ग्रेफाइट किसका एग्जाम्पल है, ऐसे अलग अलग। तो सर्च करो नेट पे, एग्जाम्पल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक्स, एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं हर चीज़ स्पून फीड करूँ, तो ऑब्वियसली मैं बता सकता हूँ आपको मार्बल किस में आएगा, लाइमस्टोन किस में आएगा। ठीक है, फिर हमारे जैसे, क्योंकि जैसे एक ये इंफॉर्मेशन एक तो डायरेक्टली पेपर में आ सकती है, दूसरा जैसे हम पढ़ते हैं कि जो आपका रेड फोर्ट है, वो आपका रेड लाइमस्टोन से बना है, रेड सैंडस्टोन से बना है, सॉरी रेड लाइमस्टोन कह दिया, रेड सैंडस्टोन से बना है। तो पहले पता तो होना चाहिए सैंडस्टोन किस टाइप का पत्थर है। ठीक है, फिर उनकी सोर्सिंग पढ़ेंगे, तो वो आगे हमें सब्जेक्ट्स में हेल्प करेंगे। अब इसके बाद जो अगला हमने यहाँ पे कंसेप्ट करना है, वो है ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। एक मिनट देना। हाँ जी, मैंने कहा अपना पहले वीडियो ऑन कर दूं। तो बेसिकली आपके जो ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड हैं,
इन्हें भी आपके एनसीईआरटी में समझाया गया है। देखो ग्रासलैंड्स अपने आप में कौन से एरियाज होते हैं? ग्रासलैंड्स ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे आपके ऑलमोस्ट ये ट्रीलेस होते हैं, यहाँ पे पेड़ नहीं उग पाते। दो कारण है। पहला कारण है यहाँ पे आपकी ये जितने भी एरियाज हैं, यहाँ पे आपकी गर्मी ठीक ठाक पड़ जाती है, पर आपके मतलब जो दूसरा फैक्टर है, यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है। रेनफॉल डेफिसिट होने के कारण यहाँ पे पेड़ उग नहीं पाते। इस कारण ज़्यादातर यहाँ पे घास ही उगता है, ग्रासेस ही उगते हैं। घास की बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं, जैसे कि व्हीट भी अपने आप में ग्रास है, तो ग्रास लंबे भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बहुत सारी वैराइटीज़ है ग्रास की, ठीक है? तो आप वो कॉमन ग्रास ना समझो सिर्फ, और भी वैराइटीज़ होती हैं ग्रास की। पर ये जितनी भी वैराइटीज़ हैं, अब कई जगहों पे इनकी जो कंटिन्यूटी है ना, इसके कारण इन्हें कुछ नाम पड़ गया है, ठीक है? तो वो कुछ नाम आपको यहाँ पे बताने ज़रूरी है। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो आपके ग्रासेस होते हैं उन्हें प्रेरीज बोला जाता है, ठीक है? तो आपको डायरेक्टली मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आएगा कि प्रेरीज कौन से एरिया में ग्रासलैंड्स को बोला जाता है, या प्रेरीज अपने आप में क्या है? एक तो ग्रासलैंड्स है और दूसरा वो आपके नॉर्थ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका में जो ग्रासलैंड्स हैं, ये सारा एरिया जो दिखाया है, ये है पंपास के, ठीक है? आपके पंपास के ग्रासलैंड्स हैं। इसके बाद अगर अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका जो सेंट्रल अफ्रीका है, ये जो ऊपर वाला एरिया है सारा, यहाँ पे जो आपके ग्रासलैंड्स हैं इन्हें सवाना बोला जाता है, और जो साउथ अफ्रीका साइड ये सारे ग्रासलैंड्स हैं, इन सबको वेल्ट बोला जाता है, ठीक है? उसके बाद ये जो यूरोप और एशिया के बीच में पड़ जाते हैं, ये रशिया का नीचे वाला हिस्सा, जॉर्जिया, ये सारे देश आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है? और ये टर्की का कुछ एरिया, इन सबको स्टीप बोला जाता है। क्लियर है? ऑस्ट्रेलिया में भी ऊपर सवाना और यहाँ पे पंपास, पर ओरिजिनली पंपास नाम यहाँ पे है, और अफ्रीका में यहाँ पे सवाना बोला जाता है ना। ये तो अफ्रीका के लिए आपने सवाना और वेल्ट और पंपास इनके लिए सिलेक्ट करना है, ठीक है? क्लियर है? ये हम जब एटलस पढ़ेंगे, एटलस के अंदर भी फिजिकल फीचर्स पढ़ेंगे, पर ये आपको एक बेसिक तौर पे याद भी होना चाहिए, ये ग्रासलैंड्स कहाँ पे कौन से नाम से आते हैं। अब शुरू करते हैं इंडिया के बारे पढ़ना। अब ये अपने आप में इंडिया का एक सेमी फिल्ड मैप है। देखो, जहाँ पे भी मैप आते हैं, मैप्स को सबसे पहले पढ़ने की ट्रिक आपको बताऊँ। पढ़ने के लिए जो बेस्ट तरीका है, वो है कि आप साथ में इन चीज़ों को ड्रॉ करके देखो। तो मैप अपने आप में ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। आप A4 शीट पे इन चीज़ों का प्रिंट ले सकते हो, या आप मार्केट में आपके 2 टाइप के मैप्स आपको मिलेंगे। एक होते हैं आपके पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप होता है जहाँ पे आपकी ये सारी स्टेट बाउंड्रीज़ भी दिखाई होंगी। एक मैप होते हैं फिजिकल मैप, जो बिल्कुल ही खाली होते हैं, जिसके अंदर ये कोई बाउंड्रीज कुछ नहीं दिखाया होता। तो अनटिल अनलेस हम स्टेट्स नहीं बना रहे हैं, आप फिजिकल मैप ही प्रेफर करो, ठीक है? जहाँ पे भी हमने रिवर्स बनानी है, आपके माउंटेन्स बनाने हैं, कुछ भी बनाना है, वहाँ पे फिजिकल मैप प्रेफर करो। जहाँ पे हमने ये स्टेट्स पढ़नी है, स्टेट के अंदर से पास करते हुए लाइंस पढ़नी है, वहाँ पे आप पॉलिटिकल मैप प्रेफर करो। इन चीज़ों को जितना ड्रॉ करोगे उतनी अपने आप परफेक्शन आएगी, क्योंकि एक चीज़ याद रखो, ह्यूमंस की पिक्चर मेमोरी ज़्यादा अच्छी होती है, कि हम कोई विजुअली किसी चीज़ को देखते हैं वो हमें ज़्यादा बेहतर याद रहती है, इंस्टेड जिन चीज़ों को हम वैसे पढ़ते हैं, रीड करते हैं। तो जैसे कि अगर मैं इस वीडियो में कुछ भी बोल रहा हूँ, शायद आपको कुछ दिन बाद ये साइड पे फोटो आ रही है मेरी और ये मैप आ रहा है, ये बस एक ब्लाइंड दिमाग में इमेज रह जाए। बाकी सारी चीज़ जो आपने शायद बुक में पढ़ी थी, चीज़ों में पढ़ी थी, वो शायद आप भूल भी जाओ। पर ये चीज़ रह जाएगी। वो ये इसलिए रहेगी क्योंकि आपकी पिक्चर मेमोरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो आप ज़्यादा बेटर ग्रास्प कर पा रहे हो। अब यहाँ पे इंडिया का मैप पढ़ना शुरू करते हैं। देखो इंडिया के लैटिट्यूड्स क्या हैं? इंडिया का जो सबसे टॉप पार्ट है, और इंडिया का मेनलैंड का सबसे नीचे वाला हिस्सा, और वैसे इंडिया का सबसे बॉटम वाला हिस्सा कौन-सा है? ठीक है? इंडिया का जो सबसे टॉप लैटिट्यूड है वो है 37 डिग्री 6 मिनट्स
नॉर्थ, क्योंकि हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में पढ़ते हैं, इसी कारण हमारे नॉर्थ का हेमिस्फीयर का एन साथ में लगा हुआ है। हमारा मेन लैंड जहाँ पे तमिलनाडु खत्म होता है, कन्याकुमारी पड़ता है, वो है 8 डिग्री 4 मिनट्स ईस्ट। मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके इस साइड से भी लाइन आनी चाहिए थी और इस साइड पे भी लाइन जानी चाहिए थी। ठीक है। उसके बाद आपके सबसे नीचे वैसे इंडिया की जो चीज पड़ती है ना, वो है ये अंडमान एंड निकोबार के जो आइलैंड्स है। ये जो अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड्स है, इसमें जो सबसे नीचे वाला आइलैंड है ये निकोबार का आइलैंड है। यहाँ पे जो सबसे नीचे पॉइंट है, इसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इंदिरा पॉइंट है 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ पे। ये जो आपका सबसे टॉप पे पॉइंट था, इसे इंदिरा कोल कहते हैं, COL। ठीक है। ये आपका इंदिरा कोल है। ठीक है। और ये आपका इंदिरा पॉइंट है नीचे, ये कन्याकुमारी है। ठीक है। अब इंडिया की लेंथ और ब्रेथ की बात करें, उसके लॉन्गिट्यूड्स की पहले बात करें तो इंडिया, ये द्वारका का एरिया पड़ता है बिल्कुल आपके वेस्ट में, उससे लेके ये अरुणाचल प्रदेश का बिल्कुल कॉर्नर पड़ता है ईस्ट में। इंडिया 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से, तो हमने आपकी प्राइम मेरिडियन पढ़ी थी, उसके ईस्टर्न साइड पड़ता है इंडिया। ठीक है। तो इस कारण आपके 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट की डायरेक्शन जुड़ी हुई है और खत्म होता है 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट पे। तो दोनों ईस्टर्न डायरेक्शन। अब ये सारी डायमेंशंस के बाद जो चीज़ अगली नोटिस करने वाली है, मतलब सारे डायमेंशंस आपको याद रहनी चाहिए, तो इन सारे डायमेंशंस को आपने पढ़ना है। अगली चीज़ जो इस मैप में है वो है इंडिया की ये लेंथ दी हुई है। इंडिया लेंथ में एक कोने से दूसरे कोने कितना बड़ा है, ये 3214 किलोमीटर इंडिया की लेंथ है। और इंडिया के अगर ब्रेथ बताऊं तो इंडिया की ब्रेथ है 2933 किलोमीटर, यहाँ से लेके गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक। तो अगर इन दोनों को देखोगे, इंडिया लेंथ में ज़्यादा लंबा है, लंबाई ज़्यादा है इंडिया की। ठीक है। और विड्थ कम है कंपैरेटिवली। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये पेपर में स्टेटमेंट बन के आ जाती होती हैं कि इंडिया की लंबाई ज़्यादा है उसकी चौड़ाई से। ठीक है। तो वो सही स्टेटमेंट होगी। अब इससे आगे बढ़ते हुए आपकी जो अगली लाइन है वो है, जैसे कर दूं, हाँ। अब मैंने आपको बताया था, फिर हम जिस चीज़ के लिए लॉन्गिट्यूड्स का यूज़ करते हैं वो है टाइम जोन्स के लिए। तो इंडिया ने अपना जो लॉन्गिट्यूड टाइम जोन के लिए सिलेक्ट किया है, उसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। IST आपके टाइम्स के आगे लिखा होता है। वो है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट वाला। ये आपके उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से पास होता है और फिर समुद्र में। तो ये लाइन है जो इंडिया को का टाइम जोन है, यानी कि पूरे इंडिया में हम वो टाइम गिनते हैं, चाहे आप गुजरात में हो चाहे आप अरुणाचल प्रदेश में हो, आप टाइम वही मानोगे जो यहाँ पे हो रहा होता है। तो ये लाइन आपकी बताती है इंडिया के अंदर टाइम क्या हो रहा है। ये यहाँ पे जो सूरज की पोजीशन होगी, सन की पोजीशन होगी, वो सारे इंडिया में वही टाइम को माना जाता है। अब देखो, ये बहुत बारी इंडिया के अंदर डिमांड जागी है कि इंडिया के अंदर 2 टाइम जोन होने चाहिए जितनी हमारी लेंथ है, क्योंकि ऑलमोस्ट देखोगे हम ऑलमोस्ट 30 डिग्री लंबा इंडिया है, मतलब विड्थ में, सॉरी, ऑलमोस्ट इंडिया 30 डिग्री है। यानी कि मैंने आपको बताया था हर 15 डिग्री में 1 घंटा माना जाता है। यानी कि इंडिया के एक कोने से दूसरे कोने ऑलमोस्ट 2 घंटे का फर्क है। इसका क्या मतलब है कि देखो, जो और सूरज इस साइड से आता है, सबसे पहले सनराइज इस साइड पे होता है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में जब सुबह, जैसे हम कहते हैं कि सुबह 5:30 5 बजे रोशनी आनी शुरू होती है, मतलब अगर जब उनके वहां पे रोशनी आनी शुरू हो चुकी होती है, उसके 2 घंटे बाद जाके आपके गुजरात के इस कॉर्नर पे जाके लाइट आनी है। तो ये सारा ट्रैवल इस चीज में, मतलब अभी 2 घंटे बाद इनकी रोशनी आनी है, पर हम टाइम एक सिंगल लगा रहे हैं। इसके कारण क्या होता है कि अरुणाचल प्रदेश साइड पे ना आपका दिन ज्यादा आगे चल रहा है। इसी कारण जैसे हम कहते हैं कि सरकारी ऑफिस के टाइम 9 से 5, अरुणाचल प्रदेश साइड कई ऑफिस के टाइम आपके 7 बजे से 3 बजे तक होते हैं। उसका मेन कारण यही है क्योंकि उनका दिन जल्दी शुरू हो जाता है। उनका मतलब जो हम घड़ी फॉलो करते हैं, अगर आपका सूरज ही सुबह 4 साढ़े 4 बजे आ जाएगा,
तो ऑब्वियसली उतना ही ज़्यादा आपको फिर काम भी जल्दी शुरू करो, क्योंकि अंधेरा भी उतनी जल्दी हो जाएगा। तो कई बार बोला जाता है कि इंडिया के 2 टाइम ज़ोन्स होने चाहिए, पर हम 2 टाइम ज़ोन्स इसलिए नहीं लागू करते। एक तो इंडिया की यूनिट 50 में उस पॉलिसी को मेंटेन रखा गया, और दूसरा इंडिया के अंदर कन्फ्यूजन ना पैदा हो। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो अगर आप ट्रैवल कर रहे होगे, आपको कहीं न कहीं अपनी घड़ियाँ चेंज करनी पड़ेंगी कि हाँ, अब ये वाला टाइम ज़ोन फ़ॉलो करना है। अभी सारा देश एक ही टाइम ज़ोन फ़ॉलो करता है, तो कन्फ्यूजन कम होती है। ठीक है? जैसे अगर आप रशिया ट्रैवल कर रहे हो, रशिया में आपको 11 बारी घड़ी एडजस्ट करनी पड़ती है, क्योंकि रशिया लंबाई में बहुत ज़्यादा है। आपको उसे बार-बार घड़ी चेंज करनी पड़ेगी कि अच्छा अब इस टाइम ज़ोन में आ गए हो, अब इसमें आ गए हो, अब इसमें आ गए हो। तो इस कारण जितना देश विड्थ में ज़्यादा होगा, उतने ज़्यादा टाइम ज़ोन्स होने के चांसेज़ हैं। ठीक है? क्योंकि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक बहुत बड़ा दिन में फ़र्क आ जाएगा। अब इसके बाद इंडिया के, मैंने आपको पहले भी हमने बहुत सारे डायग्राम बनाए हैं जिसमें मैंने आपको बताया इंडिया के बिल्कुल सेंटर से लाइन पास करती है जो इंडिया को 2 इक्वल हिस्सों में बाँट देती है। इस लाइन को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है? ये गलती से यहाँ पे ईस्ट लिखा हुआ है, नॉर्थ आना चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है? ये मैप के अंदर ही गलती है। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ की लाइन है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में पढ़ते हैं, लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड को नॉर्थ और साउथ में देखा जाता है। तो ये अब ये कौन सी स्टेट से क्रॉस करता है? देखो गुजरात, ये छोटा-सा हिस्सा यहाँ पे राजस्थान का भी है, राजस्थान से भी ये क्रॉस करती है, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये आपकी त्रिपुरा भी क्रॉस करती है और फिर मिज़ोरम क्रॉस करती है। तो ये सारी स्टेट्स को आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करती हैं। ये आपको ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट ये सीक्वेंस याद करना पड़ेगा रैंडमली। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम। इसी सीक्वेंस में आपने याद कर वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करो, वो कैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाई करती है, यानी कि लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, किसी भी तरीके से अरेंज करने का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये चीज़ याद करनी ज़रूरी है। अब इसके अलावा बस यहाँ पे स्टेट्स के नाम लिखे हैं, जिन स्टेट्स के नहीं लिखे हुए, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये आपका तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश, ये आपका उड़ीसा, इन सब के लिखे हुए हैं। ये आपका हरियाणा, ये पंजाब, ये उत्तराखंड, ये आपका हिमाचल, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर, और इस साइड पे मतलब जम्मू एंड कश्मीर अब छोटा हो चुका है, और लद्दाख अब ज़्यादा बड़ी टेरिटरी है, ठीक है, यूटी बनने के बाद ये लद्दाख, ठीक है। यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश, ये आपका सिक्किम, वेस्ट बंगाल ऊपर तक आ गया, ये आपका असम, अरुणाचल प्रदेश, ये आपका नागालैंड, ये मणिपुर, ये मिज़ोरम, ये मेघालय, ये सारा का सारा इंडिया का मैप पूरा हो गया, ठीक है। ये आपके अंडमान के आइलैंड्स हैं और ये लक्षद्वीप के हैं। इन दोनों के बनने का कारण भी अलग-अलग है, वो मैं अभी आपको शॉर्टली बताता हूँ, ठीक है, अगले मैप में। अब ये जो अगला मैप है, ये आपका एक तरीके से बताता है मेन रेंजेस जो आपके इंडिया के अंदर अ, पड़ती हैं। तो इन रेंजेस को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, आपके अभी नोट्स भी अगर आप साथ में रेफ़र कर रहे हो, तो नोट्स में भी ये डिटेल्स और ज़्यादा लिखी हुई हैं। तो वहाँ से भी इनके बारे फैक्ट्स, इनकी चौड़ाई कितनी है, किस साइड को इनकी हाइट ज़्यादा है, किस साइड को कम है, थोड़ा बहुत अभी मैं यहाँ पे बताऊँगा, पर ओवरऑल। तो अगर हिमालयाज़ की बात करें, देखो हिमालयाज़ का हम अपने आप में 3 हिस्सों में बाँट सकते हैं। जो सबसे नॉर्थ में हिमालयाज़ हैं, इन हिमालयाज़ को ग्रेट हिमालयाज़ या हिमाद्री भी बोला जाता है। जो मिडल में है, उन्हें मिडल हिमालयाज़ या हिमाचल भी बोला जाता है, और जो शिवालिक हैं, वो सबसे नीचे पड़ते हैं। जितना आप नीचे आते जाओगे, इन पहाड़ों की उतनी हाइट भी कम होती जाएगी। सबसे ऊपर सबसे ऊँचे पहाड़ हैं, जितना आप नीचे आते जाओगे, ये उतने पहाड़ छोटे होते जाएँगे। ठीक है? तो इस तरीके से इनके अंदर ये भी इफ़ेक्ट पड़ता है। दूसरा, अगर मैं आपको एक फैक्ट बताऊँ, देखो ये सारे के सारे जो पहाड़ हैं हिमालयाज़ के, जैसे-जैसे ये ईस्टर्न साइड जाते हैं ना, ये सारे एक-दूसरे के पास आते हैं और यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश में जाके ये सारे मिल जाते हैं, एक-दूसरे के साथ टकरा जाते हैं। इसके कारण क्या होता है कि अगर चौड़ाई में देखोगे, विड्थ में देखोगे, विड्थ में आपके ये
वेस्टर्न साइड पे ज़्यादा चौड़े हैं, यहाँ पे इनकी तो चौड़ाई कोई बची नहीं क्योंकि आपस में आके यहाँ पे टकरा गए हैं, ठीक है? पर अगर हाइट की बात करोगे, अगर मैं इन हिमालयाज़ को हाफ़ 2 हिस्सों में बाँट दूँ, एक वेस्टर्न साइड बाँट दूँ और एक ईस्टर्न साइड बाँट दूँ, देखो विड्थ में आपकी वेस्टर्न साइड ज़्यादा है, पर हाइट आपकी ईस्टर्न हिमालयाज़ की ज़्यादा है, ठीक है? एक तो ये चीज़, दूसरी चीज़ इन दोनों पहाड़ों के अंदर अगर मैं एक वेस्ट साइड से हिमालयाज़ लेके आऊँ और अगर ईस्ट साइड से लेके आऊँ, अगर मैंने ये पता लगाना हो कि इनकी कितनी हाइट से बर्फ शुरू हो जाती है, तो जो ईस्टर्न हिमालयाज़ है ना, ईस्टर्न जहाँ से बर्फ शुरू होती होती है ना जिस हाइट से, उस हाइट को कहते हैं स्नो लाइन। आपकी ईस्टर्न हिमालयाज़ में स्नो लाइन ज़्यादा नीचे है, यानी कि वहाँ पे बर्फ जल्दी शुरू हो जाती है वेस्टर्न हिमालय से। वेस्टर्न हिमालयाज़ में ज़्यादा हाइट पे जाके बर्फ मिलेगी। यहाँ पे उससे नीचे वाले एरियाज़ में ही बर्फ मिलनी शुरू हो जाती है। ठीक है? क्लियर है? तो इस तरीके से ये सारी चीज़। ठीक है? अब ये जो मैं आपको सारे-सारे फैक्ट बोले जा रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना। अब देखो हिमालयाज़ के साथ होता क्या है, देखो यहाँ से ये ऊपर से बिल्कुल शुरू हुए, यहाँ ऊपर अगर इससे भी आगे जाऊँगा, आपके यहाँ पे कुन-लुन रेंज पड़ जाती है, यहाँ से आगे चली जाती है कुन-लुन और एक साइड पे आपकी हिंदू कुश की रेंज आ जाती है। ये सारी रेंजेज़ एक सिंगल जगह यहाँ ऊपर मिलती हैं, एक सिंगल डॉट बनता है ऊपर, जहाँ पे ये सारी रेंजेज़ मिलती हैं। उस सिंगल डॉट को बोला जाता है पामीर नॉट। पामीर नॉट को इसलिए रूफटॉप ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है, क्योंकि वहाँ से सारी की सारी सबसे ऊँची जो रेंजेज़ हैं दुनिया की, वो सारी की सारी वहाँ से शुरू होती हैं। जैसे हिमालयज़ ही लगा लो, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊँचा है, वो ईस्टर्न साइड पे पड़ जाता है, ये आपका नेपाल का एरिया आ गया, यहाँ पे माउंट एवरेस्ट पड़ गया, तो आपके सबसे ऊँची रेंजेज़ इसी कारण मैंने आपको बताया, आपके ईस्टर्न हिमालय ज़्यादा ऊँचे हैं। अब ये सारी एक-दूसरे के साथ यहाँ पे आके टकराती हैं, इसलिए इनकी विड्थ कम हो जाती है, पर यहाँ टकराने के बाद क्या होता है? देखो टकराने के बाद ना इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ये ना नीचे को मुड़ जाते हैं। पहले ये इस साइड से डायरेक्शन से आ रहे थे ईस्ट टू वेस्ट, मतलब वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन थी। यहाँ अरुणाचल प्रदेश में आके इनकी डायरेक्शन नीचे को मुड़ जाती है। यानी कि अब ये नॉर्थ टू साउथ हो गए हैं। पर जैसे ही ये नॉर्थ टू साउथ मुड़ते हैं ना, इनका नाम चेंज हो जाता है। अब इन्हें पूर्वांचल बोला जाता है। ठीक है? हिमालयाज़ का नॉर्थ ईस्ट में नाम अलग है। डायरेक्शन चेंज होने के बाद उसे कहते हैं पूर्वांचल। पूर्वांचल अब यहाँ पे जहाँ पे इंडिया खत्म होगा, हमारे इंडिया के बाद यहाँ पे जो देश है नीचे, वो है आपके म्यांमार का देश है, ठीक है? यहाँ सारा म्यांमार का देश है, ठीक है? अब जो म्यांमार है, ये सारी की सारी रेंज इसके बाद ये म्यांमार में चली जाती है। म्यांमार के अंदर ये थोड़े से गैप के बाद ये दोबारा से म्यांमार के अंदर ही है। पूर्वांचल को ये थोड़े से गैप के बाद म्यांमार ने जो नाम दिया हुआ है वो है अरकन योमा की रेंज बन जाती है वो। क्योंकि बीच में थोड़ा-सा गैप आ जाता है, इसलिए उसे अलग रेंज भी कई बारी मान लेते हैं या उसे हिमालयाज़ की कंटिन्यूएशन ही मान लो, क्योंकि बने अल्टीमेट जब हिमालयाज़ बने थे तभी ये बने हैं। तो इन्हें अरकन योमा बोला जाता है, म्यांमार के अंदर। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो फैक्टर आता है, ये है, एक मिनट रुकना, ये आपका बांग्लादेश, ठीक है? यहाँ पे आपका म्यांमार का देश, सारा का सारा आगे को चला गया, ठीक है? ये सारा म्यांमार लगा लो इस साइड को। अब ये जो रेंज है, ये रेंज इसके बाद यहाँ से आपका बे ऑफ बंगाल शुरू हो जाता है, पर ये रेंज अब धीरे-धीरे इसकी एलिवेशन नीचे को होती जाती है। अब एलिवेशन नीचे होने के कारण क्या होगा, ये पानी के अंदर डूब जाएँगे। देखो मैंने आपको पहले बताया समुंदर फ्लैट नहीं है, समुंदर के अंदर सारे फीचर एग्ज़िस्ट करते हैं, बस उसका एल्टीट्यूड नीचे था तो सारे एरिया में पानी भर गया। तो यहाँ पे भी ये हुआ है कि ये पहाड़ हैं, पहाड़ समुंदर के अंदर ये कंटिन्यू होते हैं, यानी कि हिमालय यहाँ मुड़ने के बाद चलते-चलते यहाँ बे ऑफ बंगाल में कंटिन्यू होते हैं। बस वो जो कंटिन्यूएशन है वो हमें दिखती नहीं है सारी की सारी, क्योंकि वो पानी के नीचे है। अगर मैं यहाँ पे पानी खाली करके देखूँगा, जैसे हमें हिमालयाज़ नज़र आते हैं एग्ज़ैक्टली वैसे ही यहाँ पे सारी रेंज नज़र आएगी। पर हुआ क्या है, अब ये यहाँ पे ऐसे पहाड़ थे, ये पहाड़ लगा लो, सारा पहाड़ों का एरिया लगा लो।
अब यहाँ पे आपके पानी आ गया, तो हमें ये एरिया कुछ ऐसा दिखाई देता है जहाँ पे हमें एक्चुअली सिर्फ ये जो समुंदर से बाहर निकली हुई चीजें ना सिर्फ ये दिखाई देती हैं, और इनके आसपास क्योंकि ये इतना को बाहर निकले हुए, इनके आसपास आके मिट्टी इकट्ठी हो गई है, ठीक है, तो ये हमें एक आइलैंड के तौर पे दिखने लग गए हैं, ठीक है, ये सारे के सारे ऐसे आइलैंड के तौर पे दिखने लग गए हैं। है अपने आप में ये सारे के सारे पहाड़ ही जो समुंदर के अंदर है, इन्हें ही हम कहते हैं अंडमान एंड निकोबार। तो अगर कभी क्वेश्चन आए अंडमान एंड निकोबार कैसे बने थे, तो आपके जो फोल्ड माउंटेन्स हैं, क्योंकि हिमालयस फोल्ड माउंटेन्स थे, तो फोल्ड माउंटेन्स एक तरह से पानी के अंदर सिंक कर गए हैं, और उसका जो ऊपर टॉप हमें दिखता है वो सारे के सारे अपने आप में आइलैंड के तौर पे दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से ये सारे के सारे हैं, तो ये इस तरीके से ये सारी की सारी चीज दिखाई देती है। ठीक है, इस चीज को अच्छे से याद रखना, अंडमान एंड निकोबार की फॉर्मेशन कैसे हुई। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हुए देखो आपके नॉर्थ ईस्ट में तीन रेंजेस और बहुत फेमस हैं मेघालय के अंदर, ये तीनों मेघालय में पड़ती हैं। ये है गारो, खासी, जैंतिया, ये ऐसी सीक्वेंस में बढ़ती है, सबसे पहले गारो, फिर खासी, फिर जैंतिया। ये एक दूसरे कंटिन्यूएशन है, बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है। ठीक है, तो गारो, खासी, जैंतिया ये काफी बारी आप सुनोगे। ठीक है, थोड़ी थोड़ी रेंजेस पढ़ रहे हैं, अभी हम सारा नहीं पढ़ रहे। हाँ, इससे भी ज़्यादा डिटेल में हम चीज़ें पढ़ेंगे, पटकाई बूम क्या है, नागा हिल्स कहाँ पे पड़ते हैं, तो और भी आपके मिखीर रेंज, वो सब कुछ हम यहाँ पढ़ेंगे। इंडियन ज्योग्राफी के टाइम पे भी, और फिर एटलस के टाइम पे तो और भी डिटेल में। अब यहाँ पे बात करें, यहाँ पे आपके गुजरात से शुरू होके, ये आपके गुजरात से रेंज शुरू होती है और दिल्ली रिज तक जाती है, वो है आपकी अरावली। ये काफी सारे पेपरों में क्वेश्चन आए हुए हैं डायरेक्टली कि अरावली कहाँ से कहाँ तक शुरू होती है। ये गुजरात से शुरू होके दिल्ली रिज तक जाती है, यानी कि दिल्ली की जब सरहद आ, सारा दिल्ली नहीं कवर करती, दिल्ली रिज कह देते हैं उसे, वहां तक ये कवर करती है। अब इंडिया के सेंटर में बात करोगे, इंडिया के सेंटर में दो रेंजेस है, विंध्या और सतपुरा। ठीक है, विंध्या और सतपुरा, ये दो आपकी रेंजेस यहाँ पे पड़ती हैं। इसके बाद इंडिया के दो साइड पे ऐसे फ्रंटियर बन के ऐसे दो आपकी माउंटेन रेंजेस बनी हुई हैं, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। देखो, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में दो चीजों में क्या फर्क है। एक तो वेस्टर्न घाट लगातार है, कॉन्टिन्यूअस है, इनमें गैप नहीं है। ठीक है, तो इन्हें क्रॉस करना होता है बस, बहुत ही छोटे छोटे बीच में गैप है। ठीक है, जिन्हें घाट कहते हैं, बाल घाट, पाल घाट, ये जो है ये आपके छोटे छोटे घाट हैं यहाँ पे जहाँ पे गैप है। बाकी सारी माउंटेन रेंजेस एक कंटिन्यूअस है। ईस्टर्न घाट के बीच में बहुत बड़े बड़े गैप्स हैं जहां से आराम से इन घाट्स को क्रॉस किया जा सकता है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क नहीं है। दूसरी चीज, जो आपके वेस्टर्न घाट्स हैं, ये ज्यादा, इनकी हाइट भी ज्यादा है ईस्टर्न घाट से। ठीक है, इनकी हाइट ज्यादा है। इसी कारण अगर आप देखोगे ज्यादातर जो साउथ इंडिया की नदियां हैं ना, वो वेस्टर्न घाट से शुरू होती हैं। देखो, क्योंकि आपको मानसून भी बताया था, मानसून इस साइड से आता है, मानसून ज्यादातर इस साइड से, तो वो इन नदियों का सोर्स बन जाता है। पर इंडिया का जो है ना ओवरऑल जो टिल्ट है, अगर मैं इंडिया का अगर आपको टिल्ट बताऊं, ज्यादातर इंडिया इस साइड को झुका हुआ है, इस साइड को थोड़ा सा झुका हुआ है। इसी कारण आपकी सारी की सारी नदियां ना इस साइड को ज्यादातर जाती हैं, बहुत कम नदियां हैं जो आपकी दूसरी साइड को जाती हैं, जो इंडिया का नेचुरल टिल्ट फॉलो करेंगी, अनटिल अनलेस उनका अपना लोकल टेरेन किसी और साइड को नहीं मुड़ा हुआ, वो सारी की सारी नदियां अल्टीमेटली बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। इंडिया की ज्यादातर नदियां बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, जैसे ऊपर से गंगा भी जो गई, यहाँ से ब्रह्मपुत्रा भी आई। ठीक है, इसके बाद आपकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी की सारी नदियां इस साइड पे जा गिर रही हैं, जितनी भी इंडिया की सबसे बड़ी और फेमस नदी है। ठीक है, अब उसका भी अभी मैं आपको मैप दिखाऊंगा, पर उसका कारण यही है, मतलब ईस्टर्न घाट छोटे भी क्यों हैं, और उसका कारण यही है कि वेस्टर्न घाट ज़्यादा लंबे होने के कारण ज़्यादातर बारिश यहाँ पे हो रही है, क्योंकि इस साइड से, तो यहाँ पे बहुत सारी नदियों का ओरिजिनेशन यहीं से है। कृष्णा, गोदावरी, सारी नदियाँ, महानदी, ये महानदी नहीं, कृष्णा, गोदावरी, ये सारी नदियाँ यहाँ से शुरू हो रही हैं, कावेरी, ये सब।
तो ये जो नदियाँ हैं, जो इस साइड से शुरू हो रही हैं, इनकी ट्रिब्यूटरीज़ यहाँ से शुरू हो रही हैं, इन्होंने क्या किया, यहाँ से बहते-बहते ये जितने भी ईस्टर्न घाट थे ना, घाट की सारी पत्थरों का यहाँ पे इरोजन कर दिया, इन पत्थरों को खत्म कर दिया। इसी कारण ये नदियों ने ईस्टर्न घाट्स को एक तो छोटा बना दिया और बीच में गैप बहुत बड़े बना दिए हैं पिछले हज़ारों करोड़ों सालों में, हज़ारों लाखों सालों में। ठीक है? तो अभी भी उसे तोड़ती रहती हैं इस तरीके से। तो ये वेस्टर्न घाट्स, ये ईस्टर्न घाट्स, ये दोनों घाट आपके यहाँ नीचे जाके एक दूसरे से मिल जाते हैं। ये जो एरिया है इसे हम कहते हैं नीलगिरी का एरिया। ठीक है? नीलगिरी आपकी 3 स्टेट्स के बीच में पड़ जाता है, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला। इन तीनों के बीच में आपका नीलगिरी पड़ गया। ठीक है? सबसे बड़ा हिस्सा इसमें से आपके तमिलनाडु में आता है। ठीक है? पर बाकी नेशनल पार्क्स हैं यहाँ पे बहुत सारे, पर कोई नेशनल पार्क आपके जैसे केरला साइड पे है, कोई नेशनल पार्क आपका कर्नाटका साइड पे है, तो नीलगिरी अपने आप में बहुत बड़ा एरिया है। ठीक है? तो इस तरीके से ये सारा एरिया बटा हुआ है। अब इससे आगे बात करते हुए, देखो जो इंडिया के अब ये जो साइड पे इलाके पड़ गए, ठीक है? मैंने वेस्टर्न घाट थोड़े दूर से बनाए हैं, पर ये बिल्कुल ही समुंदर के पास में ही बाउंड्री बनती है, ऐसे कुछ बनते हैं। ये मैंने इसलिए दूर बनाया है ताकि पढ़ना आसान हो। यहाँ पे अब ये जो हमारा बिल्कुल कोस्ट लगता है ना, जो समुद्र का तट लगता है, इन तट को ना हमने अलग-अलग नाम दिए हुए हैं। ये कभी पेपर में डायरेक्ट रेफर किया जा सकता है इन्हें, ठीक है? ये उड़ीसा तक, उड़ीसा की बाउंड्री आ गई आपके वेस्ट बंगाल तक, वहाँ तक नाम दिए हुए हैं। महाराष्ट्र से शुरू करके आपके गोवा को इंक्लूड करके मतलब कर्नाटका का जो बॉर्डर आ जाएगा, इसके बीच के प्लेन्स को कहते हैं कोंकण के प्लेन। कोंकण एक लैंग्वेज है जो कोस्टल एरिया में बोली भी जाती है और इसीलिए इन एरियाज़ को नाम भी कोंकण के प्लेन्स दे दिया गया, कोंकण के कोस्टल प्लेन्स, ठीक है? इसके अलावा इसके बाद अब कर्नाटका आ जाता है, कर्नाटका के प्लेन्स जो कोस्टल प्लेन्स हैं उन्हें बोला जाता है कन्नड़ प्लेन्स। इससे नीचे जो एरिया आता है उन्हें बोला जाता है मालाबार प्लेन्स। दूसरी साइड पे आपके तमिलनाडु का जो एरिया है, तमिलनाडु, पुडुचेरी ये जो सारा एरिया है इसे कोरोमंडल प्लेन्स बोला जाता है, कोस्टल प्लेन्स। और इसके बाद आंध्र प्रदेश से लेके उड़ीसा का जो एरिया है सारा का सारा, इसे बोला जाता है नर्दर्न सिरकर का एरिया। तो ये कभी भी कहीं पे आपको पेपर में भी आ सकता है, डायरेक्ट वर्ड रेफर करके, या अगर आप आंसर राइटिंग में लेट्स सपोज़ जैसे ना कई बार, चलो आप पहले मैं बुक का ही एग्ज़ाम्पल बता दूँ। कई बारी आप बुक्स पढ़ रहे होगे, कहीं पे पढ़ रहे होगे, आप लेट्स सपोज़ मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हो, वहाँ पे रैंडमली ये लिख दिया जाएगा कि ब्रिटिश ने नॉर्दर्न सिरकर के ऊपर कब्ज़ा कर लिया था। अब अगर आपको ये नहीं पता होगा, आपको पूरी बुक की लाइन नहीं समझ आएगी। तो नॉर्दर्न सिरकर इस एरिया को बोला जाता है। ठीक है? बंगाल और नॉर्दर्न सिरकर उन्होंने सारा जीत लिया। ठीक है? तो ऐसे करके रेफ़रेंस दी जाती है कई जगहों पे। ये पता होनी चाहिए मालाबार का एरिया कई बार है कि यहाँ पे ट्रेड करने आए थे, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें आपको आइडिया देती हैं कि अच्छा इन चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। अब इससे आगे चलते हुए ये एक मैप है जिसमें इंडिया की लेक, गल्फ और रिवर्स के बारे में बनाया हुआ है। देखो इंडिया का ना यहाँ पे एक नॉर्थ की बात करूँ, यहाँ पे एक अ वाटर डिवाइड आता है। वाटर डिवाइड का क्या मतलब है? इस डिवाइड के जितनी भी रिवर्स वेस्टर्न साइड पे है ना, ये सारी इस साइड को फ्लो करती हैं, जो फाइनली जाके अरेबियन सी में गिरती हैं। बाकी सारी जैसे मैंने आपको बताया इंडिया के अंदर इस साइड पे टिल्ट है, तो ये सारी रिवर्स इस साइड को जाती हैं। ये फिर नहीं मुड़ पाती, इस साइड पे जाके ये देखो वापस पानी मुड़ के इस साइड को आ गया। ये जो एरिया पड़ता है, जो बीच में डिवाइड बनता है, ये अम्बाला का एरिया है। अम्बाला एक तरह से वाटर डिवाइड है जिसके जितनी भी वेस्टर्न रिवर्स हैं यानी कि इंडस और इंडस की ट्रिब्यूटरीज जो हैं जैसे कि झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और ब्यास नहीं यहाँ पे बनी हुई, ठीक है? अ, यहाँ पे सतलुज से ऊपर ब्यास आनी थी, तो आपकी अ, ये सारी की सारी नदियाँ, ठीक है? अब सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ दिखा दूँ, यहाँ पे एक जम्मू एंड कश्मीर की लेक भी दी हुई है, आपके श्रीनगर में पड़ती है वुल्लर लेक। वुल्लर लेक को कौन-सी रिवर फीड करती है, ये कभी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, साथ में ये फैक्ट भी अभी लिख लो पेपर पे। वुल्लर लेक को जो आपकी रिवर फीड करती है वो है झेलम। झेलम का पानी वुल्लर लेक को मिलता है, ठीक है? तो झेलम फ्लो करते हुए अपना पानी वुल्लर लेक को भी देती जाती है और श्रीनगर को भी यही सप्लाई कर रही है, झेलम।
ठीक है। इस साइड पे ये गंगा की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं जो उसके अंदर आके मिल रही हैं, गोमती, घग्गर, गंडक, यमुना, यमुना की अपनी खुद की ट्रिब्यूटरीज, चंबल, बेतवा, सोन। ठीक है। फिर इस साइड पे ये फ्लो करते करते आगे दामोदर, कोसी, फिर ऊपर से ब्रह्मपुत्र आई, ये दोनों के दोनों आपके बांग्लादेश के साथ एक साथ मिलकर फिर समुद्र में जाकर जाती है। यहाँ पे आपकी महानदी आई, जैसे मैंने आपको पहले मैं करेक्ट भी कर दिया था कि महानदी वहां से नहीं आती। महानदी उड़ीसा की मेन लाइफ लाइन है, तो यहाँ पे महानदी इसके उड़ीसा की ही, इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है महानदी का। चिल्का लेक बहुत फेमस है आपके उड़ीसा के एरिया में। इसके नीचे आपकी गोदावरी, कृष्णा, ये देखो सारी रिवर, यहाँ पे आपके ये वेस्टर्न घाट्स हैं। तो ये सारी रिवर्स देखोगे, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी की सारी आपकी रिवर्स यहाँ से शुरू होती हैं और फिर यहाँ जा गिरती हैं। आंध्र प्रदेश में बहुत फेमस है पुलिकत लेक, तो ये आपकी पुलिकत लेक बनी हुई है। ठीक है। ये जो आपका गुजरात का ये मुंह बन जाता है, माउथ ही एक तरह से, ये जो नीचे ये पानी का एरिया है जहाँ पे ये अरेबियन सी से समुंदर को कनेक्ट करता है गुजरात, यहाँ नीचे को, इसे बोला जाता है गल्फ ऑफ खम्बत। यहाँ पे टी भी है, खम्बत। ऐसे कई बार कैम्बे, गल्फ ऑफ कैम्बे भी बोला जाता है। ये जो इस साइड पे गुजरात का ये जो मुंह बन गया, इसे बोला जाता है गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है। अब ये जो हमारी श्रीलंका के साथ दोनों साइड पे वाटर बॉडीज लगती हैं, एक साइड पे ये जो इंडियन ओशन के साइड को लगती है, इसे बोला जाता है गल्फ ऑफ मन्नार। और दूसरी साइड पे जो बे ऑफ बंगाल की साइड को ये इंडिया की बॉर्डर लगती है, इसे पल्क स्ट्रेट बोला जाता है। अब देखो मैं आपको स्ट्रेट वर्ड का मतलब बता दूं, ये कई बार आपकी ज्योग्राफी में वर्ड यूज होता है। सॉरी, स्ट्रेट वर्ड का मतलब बता दूं। ठीक है। अब ये स्ट्रेट वर्ड का क्या मतलब है? ये स्ट्रेट वर्ड का अपने आप में मतलब होता है कोई भी ऐसा नैरो वाटर बॉडी जो दो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है। अब जैसे ये पल्क स्ट्रेट है, पल्क स्ट्रेट एक साइड से बे ऑफ बंगाल और दूसरी साइड से गल्फ ऑफ मन्नार, ये इसमें से ये बीच में जो नैरो चैनल है, ये पानी का जो पतला रास्ता है, एक साइड पे आपके बे ऑफ बंगाल हो गया और दूसरी साइड पे आपके गल्फ ऑफ मन्नार हो गया। इनके जो ये बीच में पतला रास्ता है, नैरो चैनल ऑफ वाटर, इसे बोला जाता है आपका स्ट्रेट। ये डेफिनेशन याद रखना, बहुत जगहों पे हम अलग अलग स्ट्रेट्स के बारे पढ़ेंगे, जिब्राल्टर स्ट्रेट, ठीक है, आपका हॉर्मूज हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ये सारी की सारे करंट अफेयर में भी आएंगी चीज़ें अलग अलग। तो स्ट्रेट वर्ड पता होगा तभी आप उन चीज़ों को फिगर आउट कर पाओगे कि अच्छा ये एक पतला सा रास्ता है जहाँ से पानी निकल रहा है। कई बार लोग इसे कंफ्यूज कर देते हैं अगर ये पेपर में डेफिनेशन आ जाती है, क्योंकि ये नैरो रास्ता कब बनेगा, जब इसकी दोनों साइड पे जमीन होगी, तभी तो ये पतला रास्ता रह जाएगा। जैसे एक साइड पे अब यहाँ पे इंडिया है, एक साइड पे श्रीलंका है, ये इसलिए पतला रास्ता हुआ। पर डेफिनेशन इसकी ये नहीं है, इसकी लैंड से जुड़ी हुई डेफिनेशन नहीं है। इसकी डेफिनेशन ये है कि ये एक अपने आप में नैरो पानी का चैनल है जो दो बड़ी पानी की बॉडीज को कनेक्ट करता है। कई बार पेपर में आपको कंफ्यूज करने के लिए ये डेफिनेशन दे दी जाती है, वो पानी का एरिया जो दो लैंड को डिवाइड कर रहा है। ये अपने आप में मीनिंग में सही हो सकता है, पर ये सही डेफिनेशन नहीं है। तो पेपर में ये गलती कभी मत करना, मैं यहीं पे आपको पॉइंट आउट करके बता रहा हूँ, गलती मत करना। नेक्स्ट, अब लास्ट जो चीज है, देखो इंडिया सारा का सारा ना एक साथ नहीं बना। इंडिया में अलग अलग फीचर्स हैं जिसके कारण अलग अलग तरीके के पहाड़ एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग तरीके की मिट्टी एग्जिस्ट करती है, अलग अलग तरीके के लैंड फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं। उस पूरी चीज का, इंडिया के फॉर्मेशन को बोला जाता है रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया। देखो सबसे पुराना हिस्सा है जो आर्कियन हिस्सा है। आर्कियन यानी कि जो ये डायरेक्शन में बनाया हुआ है, ये जो सारा का सारा हिस्सा है, सबसे पुरानी मिट्टी जो इंडिया की है वो ये वाली है। ठीक है, ये कुछ एरिया इस साइड को भी आ गया। ठीक है, ये सारा का सारा जो हिस्सा है इतना, सबसे पहले इंडिया सिर्फ इतना दिखता था। टेक्टोनिक प्लेट यहाँ आई है उससे भी कहीं टाइम पहले। सबसे पुरानी मिट्टी, सबसे पुराने फॉसिल्स, सब कुछ इस एरिया में मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखो जैसे जैसे इंडिया की टेक्टोनिक प्लेट आगे आगे बढ़ती गई है, जैसे मैंने आपको बताया ऊपर आके
यूरेशिया से टकराई थी, जिसके कारण आपके ये सारे हिमालयाज़ का एरिया बना है और उसके बाद सबसे एंड में आपके ये प्लेन्स बने हैं, ठीक है? तो ये सबसे एंड में ये आपका एलुवियल का एरिया बना है, जिसे हम क्वाटरनरी एरिया भी कहते हैं, जितना डॉट से बना है, ये सबसे एंड में बना है। देखो, जब इंडिया अपनी सारी टेक्टोनिक प्लेट क्रॉस भी कर रही थी इंडिया की, वहाँ पे ना जब इंडिया की प्लेट अभी मूव कर रही थी आगे को, एक इंडिया में ऐसा भी फेस आया था, जहाँ पे इंडिया में ना आपके एक इंडिया ऐसे स्पॉट से पास कर रहा था, जहाँ पे नीचे ना वॉल्केनो का कनेक्शन था, नीचे से मैग्मा फट के बाहर आ रहा था। उसके कारण क्या हुआ, हमारी सरफेस के ऊपर आपके जगह-जगह पे लावा फटने लगे, काले रंग के पत्थर इसी कारण बने हैं। ये जो इस डायरेक्शन में ये सारा एरिया बनाया हुआ है ना, ये सारा वोल्केनिक एरिया रहा है कभी। अब यहाँ पे कोई वोल्केनो नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे वोल्केनो है नहीं, यहाँ पे इग्नियस रॉक्स कैसे बने हुए हैं और काले रंग की मिट्टी कैसे है? क्योंकि किसी ज़माने में यहाँ पे वोल्केनो फटे थे, जब इंडिया एक ऐसे होल से पास कर रहा था जहाँ से लावा बाहर आ रहा था। ऐसे अर्थ के अंदर बहुत सारे होल हो जाते होते हैं जहाँ से लावा बाहर आने लग जाता है। उन होल्स को कहते हैं हॉटस्पॉट। तो ये हॉटस्पॉट से जितना टाइम इंडिया निकलता गया, यहाँ से ये सारी जगह आपकी लावा से फटती गई, जमती गई। ठीक है? फिर यहाँ से क्रॉस करके जब इसे इंडिया ये सारा एरिया ठंडा हो गया, आज ये सारा का सारा एरिया ब्लैक सॉइल के लिए बहुत मशहूर है, जो बेस्ट मानी जाती है कौन-सी क्रॉप के लिए, अगर आपको पता है, कॉटन के लिए। इसीलिए कॉटन इस एरिया में इतनी अच्छी उगती है। ठीक है? तो ये सारे के सारे एरियाज़, और इसका ये आपको मैंने एक डिटेल्ड मैप दिया है, स्टार्टिंग आर्कियन से सबसे पहले क्या हुआ, सबसे ओल्डेस्ट हैं, उनके फीचर क्या हैं, कौन से वहाँ पे मेटल्स मिलते हैं, ठीक है? वहाँ से लेके कौन से एरियाज़ में कई चीज़ें मिलती हैं, ये मैंने एक पूरा चार्ट बना दिया है। अब इस प्रेज़ेंटेशन को आप यहीं पे पॉज़ करके, आप इस सारी सीरीज़ को एक बारी डिटेल में पढ़ो, ठीक है? और अम इन सारी चीज़ों का स्टडी, मतलब एक तो इसे पॉज़ करके सारा पढ़ लेना, और थोड़ा-सा रिवाइंड करके, चाहे जो ये वाला मैप है, जब ये बिल्कुल साफ था, ये लो। उसके बाद इसे एक रिवाइंड करके, इस मैप से सारा कंपेयर करके देख लेना, अगर आपने एक बारी सारे नोट्स इसके ले लिए हैं, कि कौन-सा एरिया पहले बना, कौन-सा एरिया बाद में बना, आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हो और उसके क्या-क्या फीचर्स हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं। तो ये था आपका आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में हम इंडिया के फॉरेस्ट के बारे पढ़ेंगे, ठीक है? थैंक यू एंड सी यू।